बहुत पुरानी बात है। यह एक ऐसे अंधविश्वास की कहानी है जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं एक रहस्यमयी और रहस्यों से भरी कहानी। यह कहानी है बांग्लादेश के एक पिछड़े गांव नवाखली की। यह गांव समय के साथ आगे नहीं बढ़ सका। यहाँ न बिजली थी, न शिक्षा की कोई व्यवस्था, न अस्पताल और न ही सरकारी सुविधाएं। ऐसा लगता था मानो सरकार इस गांव को भूल चुकी हो। यहाँ के अधिकतर लोग खेती किसानी और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते। इस गांव में अगर किसी को कोई समस्या होती, चाहे वह बीमारी हो, पारिवारिक समस्या हो या कोई और मुसीबत, तो लोग गांव के बाहर स्थित एक पुरानी मजार पर जाते। इस मजार पर हर साल ढाका से एक बुजुर्ग व्यक्ति आते थे, जिन्हें गांव वाले शेख साहब कहकर बुलाते थे। लोग मानते थे कि शेख साहब के झाड़ फूंक और दुआओं से हर समस्या दूर हो जाती है। उनका कहा हुआ शब्द गांव वालों के लिए आखिरी फैसला होता था। इसी गांव में मुर्तजा नामक एक व्यक्ति रहता था, जो अपनी पत्नी जुलेखा के साथ बेहद सादा जीवन बिता रहा था। शादी के कई साल बीत चुके थे, लेकिन उनके घर कोई संतान नहीं हुई थी। जुलेखा ने हर तरह की मन्नतें मांगी, हर जगह दुआएं की और अंततः उनकी प्रार्थना पूरी हुई। 8 साल बाद उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया। जुलेखा बेहद खुश थी। उसने मुर्तजा से कहा, यह सब शेख साहब की दुआओं का असर है। हमें अपने बेटे को लेकर मजार पर जाना चाहिए। साथ ही उनसे अपने बेटे के लिए दुआ करने को भी कहना चाहिए। मुर्तजा भी इस बात से सहमत था। हर साल की तरह इस साल भी उर्स का आयोजन हुआ और गांव के सभी लोग मजार पर इकट्ठा हुए। मुर्तजा और जुलेखा भी अपने नवजात बेटे को लेकर वहां पहुंचे, लेकिन शेख साहब से मिलने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। जब आखिरकार उनकी बारी आई तो वे दोनों बड़े सम्मान के साथ शेख साहब के सामने पहुंचे। शेख साहब एक आलीशान कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनके चारों तरफ गांव के लोग खड़े थे। कोई उनके लिए कुछ न कुछ नजराने के रूप में लाया था। कोई फल तो कोई पैसा तो कोई कपड़े। मुर्तजा और जुलेखा ने भी एक नजराना पेश किया। शेख साहब ने बिना नजर उठाए पूछा, बोलो तुम्हारी क्या तकलीफ है। जुलेखा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बड़ी श्रद्धा से शेख साहब की ओर देखा और कांपती आवाज में बोली, शेख साहब, हम 8 साल से औलाद के लिए तरस रहे थे। आपकी दुआओं की बदौलत हमारे घर एक बेटा हुआ है। हम आपका शुक्रिया अदा करने और अपने बेटे के लिए दुआ करवाने आए हैं। शेख साहब ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वहाँ एक अजीब सन्नाटा छा गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनकी नजरों में चिंता थी। कुछ देर तक वह चुपचाप बैठे रहे, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, तुम्हारे घर में यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। जुलेखा के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। वह घबराते हुए बोली, शेख साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। शेख साहब ने उसकी आंखों में झांकते हुए गंभीर स्वर में कहा, जब यह बच्चा 21 साल का होगा, यह मर जाएगा। यह सुनते ही मुर्तजा और जुलेखा फूट फूट कर रोने लगे। वहाँ मौजूद गांव के लोग भी हैरान रह गए। नवाखली गांव की काली छाया शेख साहब की भविष्यवाणी सुनकर मुर्तजा और जुलेखा रोते बिलखते अपने घर लौट आए। उन्होंने अपनी तकदीर को कबूल कर लिया और जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजारने लगे। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि उनका बेटा 21 साल की उम्र में मर जाएगा। यह सुनकर गांव के लोग सहम गए और धीरे धीरे सबने उस बच्चे से दूरी बना ली। मुर्तजा और जुलेखा ने अपने बेटे का नाम शाहिद रखा था, लेकिन घर में सब उसे प्यार से रिंकू बुलाते थे। समय बीतता गया और रिंकू अब 5 साल का हो चुका था, लेकिन गांव में उसका कोई दोस्त नहीं था। गांव के अधिकतर परिवार अपने बच्चों को उससे दूर रखते थे। कोई उसके साथ खेलता तक नहीं था, कोई उसके पास भी नहीं आता। रिंकू जब अपनी माँ से मासूमियत से पूछता, माँ मुझसे कोई क्यों नहीं खेलता, मेरा कोई दोस्त क्यों नहीं है, जुलेखा उसकी बात सुनकर कुछ कह नहीं पाती। लेकिन जब रिंकू आगे कहता, माँ सब लोग कहते हैं कि मैं 21 साल का होते ही मर जाऊंगा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या सच में मर जाऊंगा। तो ये सुनकर जुलेखा की आंखों से आंसू बहने लगते। वह उसे सीने से लगाकर बस चुपचाप रोती रहती। समय यूं ही बीतता रहा। एक दिन मुर्तजा ने जुलेखा से कहा, हम तब तक इस गरीबी में घुट घुट कर जिएंगे, अब मुझे कुछ करना होगा। जुलेखा घबराई, क्या करने का सोच रहे हो। मुर्तजा ने ठंडी सांस ली और कहा, मैं विदेश जाना चाहता हूँ। यह सुनकर जुलेखा सहम गई। तुम्हारे सिवा मेरा कौन है, मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी। मुर्तजा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जुलेखा, मैं अपने बेटे के लिए वो सब करना चाहता हूँ जो मुझे कभी नहीं मिला। उसकी जिंदगी जितनी भी है मैं उसे हर खुशी देना चाहता हूँ।
हम यहाँ हमेशा गरीबी में नहीं रह सकते। बस 2-3 साल की बात है, जब मैं लौटूंगा तो हम यहाँ से ढाका चले जाएंगे। वहाँ सुना है जिंदगी बहुत आसान है, बिजली है, साफ पानी है, स्कूल है, हम अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। तुम थोड़ी हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। जुलेखा की आंखें भर आईं। तुम कहाँ जाओगे? मुर्तजा ने कहा, मेरा दोस्त मुंबई में कहा, बेनतहा बहुत पैसा है, अगर मैं वहाँ चला जाऊँ तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं नौकरी मिलते ही हर महीने पैसे भेजता रहूंगा। जुलेखा ने चिंतित होकर कहा, लेकिन इंडिया बहुत दूर है, तुम वहाँ कैसे जाओगे? तुम वहाँ कैसे जाओगे? मुर्तजा ने उसकी चिंता को अनदेखा करते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास थोड़ी जमीन है, मैं उसे बेच दूंगा और उसी पैसे से सफर करूंगा। कुछ ही दिनों में मुर्तजा भारत चला गया। शुरुआती कुछ महीनों तक मुर्तजा ने पैसे भेजे, लेकिन फिर अचानक उसकी कोई खबर नहीं आई। ना पैसा, ना चिट्ठी, ना कोई संदेश। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, लेकिन मुर्तजा का कोई अता पता नहीं था। अब जुलेखा अकेले बैठे रेंगू के साथ, जिसे इस दुनिया ने पहले ही पराया कर दिया था। मुर्तजा की कोई खबर नहीं आई, ना कोई संदेश, ना चिट्ठी, ना पैसे। जुलेखा के पास अब कोई और चारा नहीं था। वह मजदूरी करने लगी ताकि अपने बेटे को पाल सके। वक्त बीतता गया और अब रिंकू 10 साल का हो चुका था। गांव के सभी बच्चे उससे दूर रहते, लेकिन नाहिद उसका एकमात्र सहारा थी। नाहिद उसी के पड़ोस में रहती थी और पूरे गांव में एकमात्र लड़की थी। रिंकू से बात करती थी। उसे यह मालूम था कि जब रिंकू 21 साल का होगा तो उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसने कभी उससे दूरी नहीं बनाई। जुलेखा रातों में जागती रहती, बस सोचती, मेरा शौहर जिंदा भी है या किसी मुसीबत में फंस गया। मगर इंतजार के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। समय और आगे बढ़ा। अब रिंकू 16 साल का हो चुका था। उसे अपने अब्बू की बस एक धुंधली सी याद थी। वह यह भी नहीं जानता था कि उसके अब्बू कभी वापस आएंगे या नहीं, लेकिन एक बात उसे अच्छी तरह मालूम थी, जब वह 21 साल का होगा तो वह मर जाएगा। यह सोच सोच कर उसकी आंखें, जब कभी वह उदास होता तो गांव के पास वाली नदी के किनारे जाकर बैठ जाता और आती जाती कश्तियों को देखा करता। नाहिद जानती थी कि जब रिंकू दुखी होता है तो उसे इसी नदी किनारे मिलेगा। नाहिद धीरे धीरे रिंकू को पसंद करने लगी थी और कहीं न कहीं रिंकू भी नाहिद से मोहब्बत करता था, मगर वह जानता था कि इस मोहब्बत का कोई अंजाम नहीं। गांव में शफीक नाम का एक आदमी था। शफीक शराबी था, सूद पर पैसे चलाता था, गंदी औरतों के साथ उसका उठना बैठना था। गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे, मगर उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह पालतू जानवरों का व्यापार करता था और उसे एक नौकर की तलाश थी। उधर रिंकू अपनी माँ को रोज मजदूरी करते देख नहीं पा रहा था। वह परेशान होकर नदी किनारे बैठा था जब नाहिद ने उसे उदास देखा। क्या हुआ? नाहिद ने पूछा। रिंकू ने भारी आवाज में कहा, मैं अपनी अम्मी को यूं मेहनत करते हुए नहीं देख सकता। यहाँ हर कोई जानता है कि जब मैं 21 साल का हो जाऊंगा तो मर जाऊंगा, कोई मुझे काम क्यों देगा? नाहिद कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, तुम शफीक जी से क्यों नहीं बात करते? रिंकू ने तुरंत मना कर दिया। शफीक? वही शराबी? नहीं, मैं उसके पास कैसे काम कर सकता हूँ? नाहिद मुस्कुराई, अरे मेरे शहजादे, मैं तुम्हें शराब पीने के लिए थोड़ी कह रही हूँ। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि तुम उससे काम के लिए बात करो, बदले में वो तुम्हें पैसे देगा, बस इतनी सी बात है। रिंकू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आवे, और जब रिंकू मुस्कुराता था तो नाहिद को सुकून मिलता था। नाहिद अब रिंकू से बेपनाह मोहब्बत करने लगी थी, मगर उसके दिल में हमेशा एक डर रहता था, जब रिंकू 21 का होगा तब वह मर जाएगा और मुझसे दूर हो जाएगा। यह सोचते ही उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता। अगले दिन रिंकू शफीक के घर पहुंचा, उससे मिलने और काम के बारे में बात करने के लिए। रिंकू जब शफीक के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वह एक 3 मंजिला आलीशान हवेली थी। घर के बाहर एक बड़ा सा बकरियों का फार्म था और पास में ही एक जोरदार जनरेटर चलता दिख रहा था। हवेली की ऊंची दीवारें और बड़े बड़े खंभे देखकर रिंकू का मन हैरत से भर गया। रिंकू ने घर के मुख्य द्वार पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एक निहायत ही खूबसूरत औरत सामने खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और आवाज धीमी थी। उसने संजीदगी से पूछा, बोलो, क्या काम है? रिंकू ने अदब से कहा, मुझे शफीक जी से बात करनी है। उस औरत ने फिर वही सवाल दोहराया, क्या काम है? रिंकू थोड़ा झिझकते हुए बोला, मुझे नौकरी की बात करनी है। औरत ने कुछ देर सोचा,
फिर कहा, ठीक है, अंदर आओ और कुर्सी पर बैठो, मैं शफीक साहब को भेजती हूँ। रिंकू ने धीमे कदमों से घर में प्रवेश किया। अंदर की सजावट देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। इतने आलीशान घर में वह पहली बार आया था। हर तरफ महंगे झूमर, रेशमी पर्दे और कीमती फर्नीचर सजा था। वह हैरत से इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक एक भारी आवाज गूंजी। क्या बात है, तुम उसे क्यों मिलना चाहते हो? रिंकू चौंक गया। उसने मुड़कर देखा तो सामने एक हट्टा कट्टा लंबे कद का आदमी खड़ा था। उसकी घनी सफेद दाढ़ी थी, हाथ में शराब का गिलास और दूसरी हाथ में जलती हुई सिगरेट। वह सफेद कुर्ता और लुंगी पहने था। गले में मोटी सोने की चेन और कलाई में सुनहरा कह चमक रहा था। रिंकू उसकी तरफ देखता ही रह गया। उस आदमी के पास वही औरत भी खड़ी थी जिसने दरवाजा खोला था। शफीक ने फिर वो लोग, क्या चाहिए? रिंकू ने थोड़ा घबराते हुए कहा, मोमो, मुझे नौकरी चाहिए। सुना है आपको काम के लिए आदमी चाहिए। शफीक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हें किसने बताया कि मुझे आदमी चाहिए? फिर उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो? रिंकू ने जवाब दिया, मेरा नाम शाहिद है, मगर सब मुझे रिंकू बुलाते हैं। मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ। शफीक ने माथे पर हाथ रखते हुए कुछ सोचा और फिर हंसते हुए कहा, अच्छा, तो तुम शाहिद उर्फ रिंकू हो, वही लड़का जो 21 साल की उम्र में मर जाएगा। यह सुनते ही शफीक जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, अरे भाई, तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत आन पड़ी? तुम्हारे पास तो सिर्फ 5 साल बचे हैं। इतने कम वक्त में नौकरी का क्या करोगे? रिंकू ने धीरे से कहा, मुझे काम की सख्त जरूरत है। मैं अपनी अम्मी को और मजदूरी करते हुए नहीं देख सकता। आप मुझे नौकरी दे दीजिए, मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। शफीक ने उसकी आंखों में झांका, कुछ देर सोचा और फिर बोला, ठीक है, तुम कल से आ जाना। यह सुनकर रिंकू की आंखों में चमक आ गई। वह खुश था कि उसे नौकरी मिल गई थी। अब वह अपनी माँ के लिए कुछ कर सकेगा। सुबह का सूरज धीरे धीरे गांव में अपनी किरणें बिखेर रहा था। रिंकू जल्दी उठा और बिना अपनी माँ को कुछ बताए शफीक साहब के यहाँ काम पर चला गया। उसे पैसों की जरूरत थी और इस वक्त यही उसका सबसे बड़ा मकसद था। शफीक की हवेली में उसका काम था बकरियों को चारा देना, उन्हें नहलाना, फार्म की सफाई करना, ट्रकों में माल लोड अनलोड करना और घर की देखभाल करना। वह हर काम पूरे मन से करता। उसकी मेहनत देखकर शफीक साहब खुश थे, लेकिन रिंकू की नजर में शफीक अब भी वही शराबी और ऐयाश आदमी था जिसे पूरा गांव बुरा समझता था। 1 महीना बीत गया। रोज की तरह जब वह काम खत्म करके जाने लगा तो फिर एक बार वही औरत, जिसका नाम नाहिद था, पास आए और बोली, लड़के, जाते जाते शफीक साहब से मिल लेना, उन्होंने बुलवाया है। रिंकू थोड़ा घबराया लेकिन शफीक के पास गया। शफीक ने उसे देखते ही कहा, बच्चे, आज तुम्हारा पहला महीना पूरा हुआ, ये लो तुम्हारी मेहनत की कमाई। रिंकू के हाथ में पे थे उसकी पहली कमाई। खुशी से उसकी आंखें चमक उठी। घर पहुंचते ही उसने रुपए माँ के हाथों में रख दी और बोला, माँ, ये आपके बेटे की पहली कमाई है। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया। उस दिन पहली बार रिंकू को महसूस हुआ कि वह भी अपने घर के लिए कुछ कर सकता है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और रिंकू की सोच भी बदलने लगी। उसने देखा कि शफीक बेशक शराब पीता था, लेकिन वह दिल का बुरा इंसान नहीं था। एक बार जब रिंकू की माँ बीमार पड़ी तो शफीक ने चुपचाप पैसे दे दिए और कहा, अगर और जरूरत हो तो बिना झिझक मांग लेना। रिंकू यह भी देखने लगा कि गांव के जरूरतमंद जब भी शफीक के पास आते तो वह उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाता। एक दिन जब रिंकू सफाई कर रहा था तो अचानक ऊपर के कमरे से कुछ गिरने की तेज आवाज आई। दौड़कर जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि शफीक जमीन पर गिरे पड़े हैं और पास में शराब की बोतल टूटी पड़ी है। रिंकू ने उन्हें उठाकर पलंग पर लिटाया। कुछ देर बाद हवेली के दूसरे नौकर और वही औरत भी आ गयी। जब सब चला गया तो शफीक ने रिंकू को बुलवाया। रिंकू ने धीरे से पूछा, आप अच्छे इंसान हैं, फिर भी शराब क्यों पीते हैं और इन बुरी औरतों के साथ क्यों रहते हैं? शफीक ने एक गहरी सांस ली और कहा, बच्चे, मैं जानता हूँ कि ये सब हराम है, लेकिन अगर मैं शराब नहीं पीऊँ तो मुझे नींद नहीं आती। मैं हर बार अल्लाह से तौबा करता हूँ, मगर फिर भी वही गलती दोहराता हूँ। अब तो मुझे खुद से भी शर्म आती है। रिंकू ने कहा, तो आप ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? शफीक हल्के से मुस्कुराया, अब बहुत देर हो चुकी है दोस्त, लेकिन तू क्यों खुद को मार कर जी रहा है? रिंकू चौंका। मतलब? शफीक ने ठहाका लगाया, मैं शराब पीकर नशे में हूँ, मगर असली नशे में हूँ, मगर असली नशे में तो तू और ये पूरा गांव है।
इस गांव के बाहर भी दुनिया है, लेकिन तूने कभी बाहर जाने का सोचा? रिंकू ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं बचा साहब, जब मैं 21 साल का हो जाऊंगा तो मर जाऊंगा। शफीक जोर से हंसा। पगले, मौत का वक्त सिर्फ अल्लाह जानता है, इंसान नहीं। समय बीतता गया। रिंकू अब 20 साल का हो चुका था। एक दिन जब वह घर लौटा तो माँ दौड़कर आई और बोली, तेरे अब्बू आए हैं। रिंकू भागकर घर में गया। वहाँ एक बूढ़े कमजोर आदमी को देखा। उनके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरा थकान से भरा था। यह उसके अब्बू मुर्तजा थे, जो 16 साल मुंबई की जेल में बिताकर अब लौटे थे। रिंकू उन्हें देखता ही रह गया। मुर्तजा ने उसे गले लगा लिया। मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया। रिंकू बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द नहीं मिल रहे थे। दूसरी तरफ नाहिद की शादी की तैयारियां चल रही थी। जब नाहिद रिंकू से मिलने आए तो उसकी आंखों में आंसू थे। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। कुछ महीनों बाद मेरी शादी हो जाएगी। दोनों रो पड़े। नाहिद जानती थी कि कुछ महीनों बाद रिंकू 21 साल का हो जाएगा और फिर मर जाएगा। रिंकू की जिंदगी एक और झटका देने वाली थी। एक दिन उसे खबर मिली कि शफीक साहब का इंतकाल हो गया। शफीक की हवेली पहुंचने पर वही औरत जिसका नाम शिरीन था उसे मिली। शिरीन की आंखों में भी आंसू थे। शफीक साहब को ब्लड कैंसर था। उनके अपने लोग उन्हें छोड़कर कनाडा चले गए थे। उनकी बीवी तक ने परवाह नहीं की, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान थे। जाते जाते तुम्हारी पूरी सैलरी दे गए हैं। रिंकू की आंखें भर आई। वह हवेली से बाहर निकला तो उसे शफीक की बातें याद आई। मौत का वक्त सिर्फ अल्लाह जानता है। अब रिंकू 21 साल का होने वाला था। घर में मातम जैसा माहौल था। उसे खुद भी यकीन हो गया था कि वह सुबह नहीं देख पाएगा। उस रात वह नदी के किनारे बैठा रो रहा था। अचानक वह नदी में उतर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। पानी पर घूंसे मारते माँ थक गया और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। अंधेरा छाने लगा और फिर सब कुछ शांति में डूब गया। सुबह जब उसकी माँ और अब्बू नदी किनारे पहुँचे तो उन्हें उसकी चप्पलें मिली। वे बिलख बिलख कर रो पड़े। पूरा गांव यही मान चुका था कि रिंकू मर गया। मगर अगली सुबह सूरज की पहली किरणों ने जब रिंकू की आंखों पर दस्तक दी तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखों पर दस्तक दी और महसूस किया वह जिंदा है। उसने आसमान की तरफ देखा और शफीक की बात याद आई। भविष्य सिर्फ अल्लाह जानता है। रिंकू उठा, मगर वह घर नहीं गया। वह चलता गया और फिर कभी किसी को नहीं मिला। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से मुझे और भी अच्छी कहानियां बनाने का हौसला मिलता है। धन्यवाद।